मेजोरिटी पाने के लिए कहां जाएंगे? मित्रों, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी है, कांग्रेस की सरकार आंध्र में भी है। और हमारे कांग्रेस के मित्रों को जरा बुरा लगेगा, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए। आंध्र में भी आप कई वर्षों से राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आप कई वर्षों से राज कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो महाराष्ट्र में और आंध्र में होती है, जहां के नौजवानों को आत्महत्या का रास्ता लेना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारे आंध्र के नौजवान पेट भरने के खातिर आज उनको गल्फ कंट्रीज में जाना पड़ रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल, यही उनकी तरकीबें रही हैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने आंध्र के लोगों को वादा किया था, तेलंगाना देने का वादा किया था। आंध्र से पूरे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में से सर्वाधिक एमपी अगर कांग्रेस को मिले हैं तो आंध्र से मिले हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार टिकी है तो आंध्र में से मिले हुए एमपीओं के कारण टिकी हुई है। उस आंध्र को कांग्रेस ने क्या दिया? आपको वादा किया था, निभाया? भाइयों बहनों, छोटे राज्यों की रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी बिहार मिठाई बांट रहा था। ये कांग्रेस के वो कौन से कारनामे हैं कि उसने भाई भाई के बीच दरार पैदा कर दी है। एक भाई दूसरे भाई को मारने जाए, ये हालत पैदा करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। तेलंगाना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहले से है। मैं खुद तेलंगाना में एक सभा करने आया था विद्यासागर राव की चुनाव के समय, और मैंने सार्वजनिक सभा में कहा था, अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे। ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था, किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो, ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं, वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार को ये करने की फुर्सत नहीं है। अगर उनको ये हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनानी थी और ये कहना था कि 10 साल के बाद दूसरी राजधानी बनाएंगे, तो मैं दिल्ली की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये काम 2004 में आपने शुरू क्यों नहीं किया? क्यों दूसरी राजधानी की तैयारी क्यों न की? आंध्र के लोगों को अन्याय करने का आपको अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है। भाइयों बहनों, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन गुजरात की धरती से आया हूं। गुजरात की धरती से आया हूं, महात्मा गांधी की भूमि से आया हूं, सरदार पटेल की भूमि से आया हूं। मैं मेरे तेलंगाना और आंध्र के भाइयों से प्रार्थना करता हूं, भाइयों बहनों, कांग्रेस की कितने ही खेल क्यों न खेले, लेकिन आपके बीच
टकराव नहीं होना चाहिए। भाई के बीच भाई के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं आंध्र के और तेलंगाना के भाइयों से पूछना चाहता हूं, दर्द के साथ पूछना चाहता हूं, पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, उससे पीड़ित होकर के पूछना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बात में अगर सच्चाई न हो तो मेरी बात को ठुकरा देना, लेकिन मेरे सवाल को आप दिल को छू जाए तो मुझे कहना, भाइयों बहनों, हमारा रास्ता क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंध्र और तेलंगाना भाइयों बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा है कि मां के दूध में भी दरार हो सकती है? भाइयों बहनों, मां के दूध में दरार नहीं होनी चाहिए। हम भाई हैं, हम साथी हैं, और मेरे गुजरात में, मेरे सूरत में 4 लाख तेलुगु भाषी भाई बहन रहते हैं। मेरे अहमदाबाद में 6 लाख तेलुगु भाई बहन रहते हैं। हम प्यार से जीते हैं, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मेहनत करते हैं, हर एक का पेट भरने का प्रयास करते हैं। अगर हम गुजरात के लोग तेलुगु भाषी लोगों के साथ प्यार से जी सकते हैं, तो तेलंगाना वाला आंध्र के साथ भी प्यार के साथ जी सकता है, आंध्र वाला तेलंगाना के साथ भी प्यार से जी सकता है। भाइयों बहनों, हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए, आंध्र इतनी प्रगति करे, इतनी प्रगति करे, गुजरात से भी आगे निकल जाए। तेलंगाना इतनी प्रगति करे कि गुजरात से वो भी आगे निकल जाए। ये हमने सपना देखना चाहिए। और भाइयों बहनों, विकास एक ही रास्ता है, विकास में ही समस्याओं का समाधान है। हमारी सारी मुसीबतों का समाधान विकास में है। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में विकास के रास्ते पर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। यहां जो लोग मेरी आयु के बैठे हैं, उन्होंने कभी आज से 40 साल पहले कभी भी बाजार में घी की दुकान हो तो वहां कभी ऐसा बोर्ड पड़ा था, शुद्ध घी की दुकान पड़ा था? आज से 40 साल पहले शुद्ध घी की दुकान, ऐसा बोर्ड नहीं लगाना पड़ता था। घी की दुकान लिखा, इसका मतलब ही वहां घी शुद्ध ही मिलता होगा। लेकिन आज बोर्ड लगाना पड़ता है, शुद्ध घी की दुकान, क्योंकि शुद्ध घी नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, आज से जब वाजपेयी जी की सरकार थी, इस देश में गरीब की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी। गरीब की थाली में रोटी पहुंचती थी, और इसलिए कभी फूड सिक्योरिटी पर सोचना नहीं पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीब की हालत इतनी खराब कर दी है कि आज जैसे शुद्ध घी की दुकान, वैसे उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई है। जिन्होंने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है, उन्होंने पाप किया है। इन दिनों मैं देश के अर्थशास्त्रियों को कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में एक शब्द चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये शब्द पहले क्यों नहीं था? 10-10 पंचवर्षीय योजना पूरी हुई, न कभी प्लानिंग कमीशन ने इंक्लूसिव ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया,
न दिल्ली में बैठी हुई किसी सरकार को करना पड़ा, न राज्य में बैठी हुई किसी सरकार को करना पड़ा। आज क्यों करना पड़ा? आज इसलिए करना पड़ा है कि कांग्रेस ने 60 साल तक इंक्लूसिव कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ एक्सक्लूडेड किया है, एक्सक्लूडेड। कई लोगों को उन्होंने विकास से वंचित रखा है, कई लोगों को उन्होंने गरीब रखा है, और तब जाकर के आज उनके लिए ये नौबत आई है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बोझ बन गई है। लेकिन मैं आज आंध्र में आया हूं, तब मैं एनटीआर को याद करना चाहता हूं। इस देश की एनटीआर ने एक बहुत बड़ी सेवा की थी। न सिर्फ आंध्र के सम्मान की सेवा की थी, उतना नहीं, न सिर्फ आंध्र के गौरव के लिए लड़े थे, इतना नहीं, लेकिन एनटीआर ने कांग्रेस विरोधी राजनीति को बल दिया था। ये एनटीआर के प्रयास थे कि दिल्ली में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का इस देश के अंदर संभव हुआ था। मैं आंध्र में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं, एनटीआर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? एनटीआर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण करके ही हो सकती है। और जो जो एनटीआर की लीगेसी का दावा करते हैं, उनका पहला कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। मुझे विश्वास है आंध्र के राजनीतिक दल आंध्र और तेलंगाना को बचाने के लिए, आंध्र और तेलंगाना के विकास के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कांग्रेस विरोधी शक्तियां एक आएगी और आंध्र की धरती पर से ये जुल्म, ये कुशासन, ये भ्रष्टाचार, ये परिवारवाद, इन सब का खात्मा संभव होगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, तेलुगु देशम, एनटीआर की लीगेसी जिसके पास है, एनटीआर का सपना पूरा करना उनका भी दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई चले या न चले, कोई आज चले कोई कल चले, कोई चलने से पहले सोचने में रहे, उसके बावजूद मैं कहता हूं, देश में कांग्रेस मुक्त भारत की हवा बन चुकी है। देश ने कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का सपना देख लिया है। उस सपने को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का गरीब आज कृत संकल्प हुआ है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, जल, थल, नभ, पूरे भूमंडल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस के मित्रों ने भ्रष्टाचार करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाए न हो। कोई मुझे बताएं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे, किस बात के लिए? काला धन वापिस लाओ। कोई हमें समझाए, विदेशों की बैंकों में जो काला धन पड़ा है,
वो काला धन वापस लाने में दिल्ली सरकार को परेशानी क्या हो रही है। हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने भारत की भलाई के लिए काले धन को वापस लाने के लिए मांग की, लेकिन दिल्ली की सल्तनत ने किसकी भलाई के लिए इस मांग को भी ठुकरा दिया। तभी सवाल उठता है कि काला धन किसका है? यह किसका काला धन है जो विदेशी बैंकों में अरबों खरबों के रुपये पड़े हुए हैं? भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उनकी सरकारों ने देश में सुशासन की मिसाल दिखाई है। इतने सारे नौजवान हैं, सारे विश्व में स्किल डेवलपमेंट का महात्म्य प्राथमिकता बन गया है, लेकिन आपके आंध्र में स्किल डेवलपमेंट की दिशा में नामो निशान नहीं है। मैं आंध्र के कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर आपको गुजरात से नफरत है, गुजरात का नाम मत लो, लेकिन आपके पड़ोस में तमिलनाडु में डॉक्टर जयललिता जी की सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम किया है, जरा उससे तो कुछ सीखो और आंध्र के नौजवानों की भलाई के लिए कुछ तो करो। आज भी भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि गरीब की थाली में रोटी कैसे पहुंचे। मैं दिल्ली की सरकार को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, गरीब की थाली में रोटी पहुंचाने का रास्ता हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से पीडीएस सिस्टम को आधुनिक बनाया है और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सराहा है, लेकिन किसी भी कांग्रेसी सरकार को गरीबों का भला हो उसके लिए न कुछ सीखने की इच्छा है, न कुछ समझने की इच्छा है, न कुछ करने की इच्छा है। इतना ही नहीं, बेटियों का सम्मान कैसे हो, परिवार में कन्या का गौरव कैसे हो, मां बाप को बेटी बोझ न लगे, एक सामाजिक आंदोलन कैसे खड़ा हो। मैं कांग्रेस के मित्र को कहता हूं, जाइए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हमारे शिवराज सिंह चौहान को देखिए, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना करके पूरे मध्य प्रदेश की बेटियों के जीवन को गौरव दिया है, सम्मानित किया है, उनको जीने का हक दिया है, पढ़ने के लिए व्यवस्था की है। क्या हमारे देश की बेटियां, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली की सरकार 60 साल बीत चुके मित्रों, एक ही परिवार ने दशकों तक राज किया है, लेकिन सामान्य मानव की भलाई के लिए कुछ भी करने में वे सफल नहीं हुए हैं। भाइयों बहनों, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को एक बार कहा था, मैंने कहा आंध्र के पास 900 किलोमीटर से बड़ा समुद्री तट है, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का समुद्री तट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों को समुद्र तट का सौभाग्य मिला है। मैं भारत सरकार को कहता रहा कि एक समुद्र तट पे जो राज्य बसे हैं उनकी एक सेपरेट मीटिंग बुलाई जाए, 2 दिन उनसे चर्चा की जाए और समुद्र तट के राज्यों की कठिनाइयां क्या हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के युग के अंदर हमारे तटवर्ती क्षेत्रों का विकास कैसे करें ताकि भारत का रुपया टूटता हुआ बच जाए। आप देखिए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब $1 की कीमत थी 1 रुपया। भाइयों बहनों, नौजवान चीज समझिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ
तब $1 के बराबर रुपये की कीमत ₹1 बराबर $1 हुआ करता था। आज भारत के वित्त मंत्री की उम्र इज इक्वल टू $1। $1 कभी ₹65, कभी ₹64। आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा देश का। मित्रों, पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए एक जमाना था, पूरा विश्व हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आता था। दुनिया के देशों के नौजवान भारत में आकर के शिक्षा दीक्षा लेते थे। आज अकेले पिछले वर्ष हिंदुस्तान से जो नौजवान विदेशों में पढ़ाई लेने करने के लिए गए, उनको चाहिए वैसी पढ़ाई यहां नहीं मिल रही थी। वो तो गए, हमारा बुद्धि धन तो गया, साथ साथ हमारा लक्ष्मी धन भी गया। ये हमारे जो नौजवान विदेश गए, उनको फीस भरने में 1,20,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की खजाने से खाली हो गया। क्या दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान में अच्छी शिक्षा मिले, हमारे नौजवानों को भटकना न पड़े, ये व्यवस्था नहीं कर सकती है? नहीं कर रही है। भाइयों बहनों, आज गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव के गरीब आदमी को दवाई चाहिए, दवाई की व्यवस्था नहीं है। क्या दिल्ली की सरकार को इतने साल हो गए हमारे देश की जनता की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर तैयार हो, डॉक्टरों को तैयार करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस हो? क्या ये नहीं हो सकता? मित्रों, आंध्र और गुजरात 2 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दवाई के उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दवाई तो उत्पादन हो रही है, लेकिन दवाई लिखने वाले डॉक्टर नहीं है, तो गरीब की बीमारी कहां से जाएगी? भाइयों बहनों, ऐसी ऐसी समस्याएं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, पढ़ने को शिक्षा नहीं, बीमार को दवाई नहीं, ये सारी अमानतें कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ये कांग्रेस ने दी हुई विरासत है। और इसलिए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के आने वाली कल की चिंता करनी है, हिंदुस्तान के भाग्य को बदलना है, तो भाइयों बहनों, हमने विकास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मैं कहने आया हूं मित्रों, विकास के रास्ते के बिना हम सामान्य मानवी का भला नहीं कर सकते। पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, मछुआरे, इन सबका कल्याण कौन करेगा? क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने इनके कल्याण की दिशा में कुछ नहीं किया। उनको तो चुनाव आते हैं तब तिजोरी खाली करो, वोट पाने के रास्ते खोजो, उसके सिवाय कोई रास्ता सूझता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। मैं हैदराबाद की धरती से पूरे हिंदुस्तान को प्रार्थना करने आया हूं कि इस देश के हर नागरिक को हिंदुस्तान की चिंता है। हर देश का नागरिक चिंतित है, नौजवान चिंतित है। अगर हम भरोसा नहीं देंगे, अगर उनको हम विश्वास नहीं देंगे, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम, 65% जनसंख्या 35 से नीचे की है, उसके पास शक्ति है, सपने हैं, सामर्थ्य है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। अगर हम हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, तो इस देश की हालत क्या होगी, इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, मैं आज जब हैदराबाद की धरती पर आया हूं, तो मेरे मन में सरकार की कल्पना क्या है, वो भी आज मैं बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरा स्पष्ट मत है, सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही मजहब होता है,
इंडिया फर्स्ट। भाइयों बहनों, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। भाइयों बहनों, सरकार की एक ही भक्ति होती है, वो भक्ति है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, वो शक्ति है कोटि कोटि जनशक्ति। सरकार की शक्ति है जनशक्ति। भाइयों बहनों, सरकार की पूजा होती है 125 करोड़ हमारे बंधु भगिनी की भलाई। सरकार की पूजा होती है 125 करोड़ देशवासियों की भलाई। और सरकार की कार्यशैली होती है सबका साथ सबका विकास। इस मंत्र को लेकर के हमने आगे वाले दिनों में हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए कांग्रेस से भारत को मुक्त कराने का प्रयास करना है। मैं एक चीज आपसे बुलवाना चाहता हूं, बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे? 2 हाथ ऊपर करके बोलेंगे? मैं जो बोलूं वो आपको बोलना है। यस वी कैन। मैं बोलता हूं, फिर बोलिए। यस वी कैन। यस वी कैन। यस विल डू। यस विल डू। मेरे साथ बोलिए, जय तेलंगाना। मेरे साथ बोलिए, जय सीमांध्र। जय तेलंगाना। जय सीमांध्र। भारत माता की, भारत माता की वंदे। पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, वंदे 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 वंदे